हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर मैं लेकर आया हूं बेटा जो है मॉडल पेपर 2027 सामान्य हिंदी का है। 100 नंबर का आपका क्या रहेगा बेटा पेपर रहने वाला है और 302 आपका पेपर कोड रहता है, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा आपको समय मिलने वाला है। प्रारंभ जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या रहेंगे बेटा निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा आपके लिए अनिवार्य रहेगा, बोले तो आवश्यक रहेगा। सबसे पहले हम लोग बेटा खंड क करते हैं और याद रखना ये जो मॉडल पेपर है 100 में 100 नंबर का है। मैं फुल पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका जो बेटा पीडीएफ है जाइएगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से क्या करिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, एक का कह कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है बेटा। वो थी क्या थी सत्यवती कथा थी बेटा। कौन थी सत्यवती कथा थी। अगला है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा बेटा निकाला गया था। वो निकाला गया था बाल कृष्ण भट्ट। क्या बेटा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक कौन बेटा अमृत राय जी है। कौन है अमृत राय जी है, याद कर लीजिएगा। अगला है शेखर एक जीवनी की रचना की विधा है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार, मतलब किस प्रकार की रचना है। तो यह क्या है बेटा एक उपन्यास है। क्या है यह एक उपन्यास है। अगला है कि निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है बेटा रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन बेटा रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, है कि नहीं। अगला यहाँ पे है प्रश्न नंबर 2 का क कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना बेटा कब हुई थी। तो हुई थी सन 1936 में। क्या हुई थी बेटा सन 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला है महादेव वर्मा की बेटा रचना कौन सी है सांद गीत है। कौन है बेटा सांद गीत जो है महादेवी वर्मा की रचना है। और अगला है अष्टछाप के कवि नहीं है बेटा। कौन नहीं है तो वो नहीं बेटा सूरदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है तार सप्तक के बेटा प्रवर्तक कौन है तो वो है बेटा अज्ञेय। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन बेटा तो अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पर सूफी काव्यधारा के कवि हैं बेटा। कौन है जायसी जो हैं सूफी काव्यधारा के क्या है बेटा कवि हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे कि गद्यांश रहेगा जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा और यहाँ पे 5 प्रश्न रहेंगे। हर एक प्रश्न का जवाब आपको बेटा 2-2 नंबर मिलने वाला है हर प्रश्न के जवाब में। सबसे पहले गद्यांश क्या है देखिएगा यहाँ पे। गद्यांश है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है भाई। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है बेटा संपादित होता है और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थ में क्या है बेटा पृथ्वी के पुत्र हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक मतलब पाठ का नाम आप गद्यांश से ही पता लगा सकते हैं कि किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे आया है राष्ट्र, तो आंख बंद करके बता दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप से अवतरित है यानी कि लिया गया है और इसके लेखक बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। इसका आंसर ऊपर ही मिलेगा। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है तो देखिएगा पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना बेटा क्या होता है असंभव होता है। क्या होता है असंभव होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर बेटा क्या करते हैं। अरे भैया पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस प्रश्न का आंसर इसी मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है संपादित होता है। राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है बेटा संपादित होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। भाई पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जो पृथ्वी होती है यह कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है तो जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। कौन प्राप्त करती है भैया पृथ्वी। बस मतलब जो भी मैंने आंसर यहाँ पे दिया कुछ अलग से ढूंढा नहीं, कहाँ से दिया आपको इसी गद्यांश को पढ़कर इसी में से आंसर देना रहेगा। अलग से बेटा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला यहाँ पे क्या बेटा देखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या रहता है जिसके नीचे लाइन खींचा गया बेटा उसी को आप बढ़ा चढ़ा लिख देना हो गया। क्या यहाँ पे पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या बेटा पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या बेटा पृथ्वी के पुत्र हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा इस वाक्य का अर्थ है कि पृथ्वी सभी प्राणियों की पालनहार है और इसलिए वह माता के समान हो है
और मनुष्य उसकी संतान के रूप में उस पर निवास करते हैं, उसके संसाधनों से जीवन यापन करते हैं और इस प्रकार मनुष्य और पृथ्वी के बीच माता पुत्र जैसा क्या है, एक पवित्र क्या है, संबंध है, रिश्ता है। उसके बाद बेटा पद्यांश आएगा, जो पद्यांश आएगा यह भी आपका 10 नंबर का रहेगा। 5 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न बेटा 2 नंबर मिलने वाले हैं बोर्ड में। क्या है यहाँ पे, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्ति शेष तुम अस्तहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चीर पुराण है चीर नवीन तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें अपार भव शून्यलीन आधार अमर होगी जिस प्रभावी की संस्कृति समासीन। पहला प्रश्न बेटा क्या है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपयुक्त पद्यांश का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यानी कि सॉरी संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंदन द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक बापू के प्रति शीर्षक से लिया गया है। अगला यहाँ पे बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या, कुछ मत करिएगा, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है उसी का हिंदी लिखना। क्या यहाँ पे है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि से तुम अस्थहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चीर पुराण है चीर नवीन। अर्थात यहाँ पर बेटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्याख्या में सीधा लिखिएगा आपकी, इस पंक्ति में कवि गांधी जी को शुद्ध बुद्ध ज्ञानमय आत्मा बताते हुए जो न कि पुरानी है और न ही नई है बल्कि सनातन चीर पुराण और सदैव नवीन यानी चीर नवीन है, यहाँ उनके विचारों की शाश्वतता और सार्वभौमिकता को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है, मतलब इस पद्यांश में कवि का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है। तो सीधा लिखेंगे कि कवि का आशय है कि गांधी जी की भौतिक शरीर नहीं बल्कि उनकी आत्मा और विचार ही महत्वपूर्ण है, वे शुद्ध हैं, अमर सत्ता है जो भविष्य की संस्कृति पर आधार बनेगी, उनका व्यक्तित्व पुरातन होते हुए भी सदैव क्या है बेटा, प्रासंगिक बोले तो नवीन है। अगला है, कौन अस्थियों का बेटा ढांचा प्रतीत हो रहा है, तो महात्मा गांधी का शरीर अस्थियों का ढांचा प्रतीत हो रहा है क्योंकि कभी उन्हें मांसहीन रक्तहीन अस्थि शेष कहकर उनके भौतिक रूप को क्या करता है बेटा, नगण्यता को क्या करता है बेटा, दर्शाता है कि नहीं। अगला यहाँ पे है प्रश्न, गांधी जी का जीवन किसका आधार है, तो गांधी जी का जीवन भावी भविष्य की संस्कृति का आधार है, जैसा कि पंक्ति आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन में कहा गया है और उनके आदर्श और दर्शन ही आने वाली पीढ़ियों के क्या बेटा, मार्गदर्शक होंगे। उसके बाद आपका आएगा 5 नंबर का आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में बेटा लिखना रहेगा। 5 नंबर का आने वाला है, कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। देखिए किसका है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, किसका करें बेटा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का करने वाले हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का बेटा साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था और बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता के अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई और इसीलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी और डीलिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त की, मतलब इन्होंने पढ़ाई की और वहां से डिग्री लिया। वह डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने कविता लेखन में अपनी साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव और बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चिन्हों को चित्रित करते हुए अनुसंधान की तीव्र प्रवृत्ति का भी स्पष्टतया समावेश कर दिया। ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग में संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व में भी इन्होंने अध्ययन का विषय बनाया और माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 में माँ भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। फिर यहाँ की इनकी प्रमुख कृतियां हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे बेटा यहाँ पे ध्यान देना, निबंध संग्रह है, समीक्षा है, शोध ग्रंथ है और भाषा शैली। निबंध संग्रह जैसे इनकी भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कला संस्कृति, कल्पवृक्ष बागन धारा है। इनकी कुछ समीक्षाएं हैं जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, कालिदे दास की मेघदूत की संजीवनी व्याख्या। इनकी शोध ग्रंथ जैसे पाटलिकालीन भारत है और इनकी भाषा शैली जो थी शुद्ध और बेटा परिष्कृत कड़ी बोली इनकी भाषा थी। उसके बाद यहाँ पे लेखक हो गए। अब बेटा कौन आएगा, यहाँ पे कवि आने वाले हैं जो कि 5 नंबर का आपके जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां याद रखना चाहिए पेपर में। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का क्या करिए बेटा, प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना रहेगा। क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बोले तो बेटा अज्ञेय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां। क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया और ये मिलनसार और हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन बहुत ही सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये क्या हो गए? ऋणी हो गए। मतलब कि ये उदार प्रकृति के थे, बहुत साधारण प्रकृति के थे। साथ ही साथ क्या थे बेटा? ये दानशील थे, मतलब कि दान दे दिया करते थे। जो भी पाते भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं? उसके बाद अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ये बड़े स्वाभिमानी थे और अपनी कहानी और कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों की निरंतर आघातों से बच ना सके। सन 1937 में अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्णिम मतलब ये स्वर्ग सिधार गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जो थे बेटा, यह छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्यांश में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य में प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदनाएं उनकी कविता क्या बेटा? प्राण है। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे रामायणी है, आंसू है, लहर और झरना है। कहानी में जैसे आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रद्युम्न और आंधी है। इनके उपन्यास जैसे बेटा कंकाल है, तितली है, इरावती जो कि आपका क्या है? अपूर्ण थी। उसके बाद आपका आएगा कहानी आएगा। देखिएगा, 2 आपकी रहेगी, दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया है, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80 शब्द बोल दिया है। वो नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हैं, बहादुर अथवा लाठी कहानी के कथा नायक पर आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश बोला है, तो पंचलाइट कहानी के बारे में लिख लेंगे। इसमें कुछ नहीं बेटा, बिहार का एक गाँव है, जिसमें कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, रामनवमी के मेले में जाते हैं घूमने के लिए और वहां से खरीद कर लाते हैं बेटा क्या? पेट्रोमैक्स। लेकिन जब लेकर आते हैं तो उसको जलाना किसी को नहीं आता था। और इसी में एक थी युवती जो कि मुन्नी थी, वो गोधन नाम के युवक से बड़ा प्रेम करती थी। और जो गोधन को गाँव के लोग तड़ी पार कर दिए थे, क्योंकि एक दिन वो लाइन मार रहा था और भाई बतिया रहा था। देख ली गुलरी काकी जो कि मुनरी की मम्मी थी, और उसकी शिकायत सरपंचों से कर दी थी, इसीलिए सरपंच उसको बाहर निकाल दिए थे। फिर मुनरी को ये बात पता थी, गोधन समझदार पढ़ा लिखा है, वो इस पंचलाइट को जला देगा। इस बात को प्रधान जी तक पहुँचा देती हैं। फिर प्रधान भैया बुलाते हैं, गोधन जला देता है, कहता है कि प्रधान जी कहते हैं कि ठीक है भैया, तुम्हारा सात खुरमा खूब गाओ, सलीमा खाना गाना, बस यही था और कुछ नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे पंचलाइट पर विश्वनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के बिहड़े गाँव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं जो रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट भी ये साधारण लोग एक सम्मान वस्तु समझते हैं, और इस पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बच्चे, महिला, पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि ये शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ का क्या कर ले? प्रबंध कर ले। अब सभी उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? क्योंकि ये साधारण लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। इसी महतो टोली में एक गोधन नाम का एक लड़का रहता था जो कि गाँव की मुन्नी नामक लड़की से प्रेम करता था। मुन्नी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत कर दी थी कि वो घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण पंचों ने अपनी टोली से बाहर निकाल रखा था। और मुन्नी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है, और इस बात को चतुराई से वह पंचों तक पहुंचा देती है। और गोधन को सरपंच ने बुलाकर पंचलाइट को जलाने के लिए कहा, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच बहुत उत्साहित हो जाते हैं और गोधन को कह देते हैं कि सुमा तुम्हारा सात खुरमा आप खूब गाओ, सलीमा गाना। और पंचलाइट की रोशनी में सब लोग क्या करते हैं बेटा? भजन और कीर्तन और उत्सव मनाते हैं। उसके बाद ये सब पंडित खंड काव्य आएगा। ये आपके अपने जिले के अनुसार बेटा करना रहेगा ना। जैसे यहाँ पे किसका किसका है? मुक्ति यज्ञ का है, रश्मि रथी का है, आलोक नृत्य का है, त्यागपति का है, स्वर्ण कुमार का है, सत्य की जीत का है। तो ये आप अपने जिले के अनुसार करिएगा, और मैं आपको लास्ट जब पेपर होने लगे तो मैं करवा दूंगा। उसके बाद ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो अभी आपको हम करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि संस्कृत उतनी अच्छे से नहीं आती, पढ़ देंगे तो बहुत गरियाएंगे, गुरु जी गलत गलत पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए बेटा आपको हम दे रहे हैं टास्क, आप कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा मुझे,
और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके डाउनलोड करके कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताकर भेज दूंगा पेपर देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मुहावरे लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या है यहाँ पे? हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मिट्टी मिलाना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो हवा में तलवार चलाना और अर्थ क्या हो जाएगा? बिना कारण या बिना सोच के काम करना। वाक्य प्रयोग बिना योज योजना के व्यापार शुरू करना हवा में तलवार चलाने जैसा है। उसके बाद अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी ही प्रशंसा करना। वाक्य प्रयोग वह हर समय अपनी तारीफ करता रहता है, जैसे कि मुंह मियाँ मिट्ठू हाँ बनना उसकी शौक हो। अगर उसके बाद यहाँ पे है मिट्टी मिलाना, यानी कि किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट करना या बर्बाद कर देना। वाक्य प्रयोग भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया है। अगला यहाँ पर बेटा क्या है? 9 2 11 हो जाना, यानी कि तुरंत भाग जाना या वहां से गायब हो जाना। वाक्य प्रयोग पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना रहेगा। क्या है? अभिराम और अभिराम। तो अभिराम मतलब बेटा बिना रुके, अभिराम मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। उसके बाद अगला है विहग और विहंग। तो विहग मतलब बेटा क्या होता है? पक्षी होता है, और विहंग मतलब बेटा आकाश होता है। उसके बाद अगला है खवाला कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पूत, कनक, अंबर, जलद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? पूत का मतलब क्या हो जाएगा? पूत का मतलब हो जाएगा पुत्र यानी बेटा और पवित्र हो जाएगा। कनक मतलब सोना और धतूरा हो जाएगा। अंबर मतलब आकाश और वस्त्र हो जाएगा। जलद मतलब बादल और शीघ्र यानी कि बेटा तेज हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। क्या रहेगा यहाँ पे? पहला, बिना वेतन के लिए काम करने वाले को क्या बोलते बेटा? अवैतनिक बोला जाता है। और प्रिय बोलने वाले को क्या बोलते बेटा? प्रिय बंदा बोलते। क्या बोलते हैं? प्रिय बंदा बोला जाता है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से इन दो वाक्यों को आपको बेटा शुद्ध करके लिखना रहेगा कि शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, सीता घर जाता है, मेज में पुस्तक रखी है, गोष्ठी में के विद्वानों को भाषण देखिएगा। शिवानी एक विद्वान क्या है बेटा? लेखिका थी। तो यहाँ पे विद्वान जो होता है वो लड़कों के लिए यूज होता है। लड़की है तो यहाँ पे हाँ विदुषी का प्रयोग होगा। सीता घर जाता नहीं बेटा, जाती है। पुस्तक मेज में नहीं पर रखी है। उसके बाद यहाँ पे गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए, तो बेटा अनेकों नहीं होगा बल्कि अनेक होगा। इसको कर लीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे है क्या है? अपठित गद्यांश। देखिएगा, अपठित गद्यांश को लेके परेशान मत होना। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जिसको हिंदी का ह भी नहीं आता वो भी इसको कर लेगा। तो इसका मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप परेशान मत होना। और गुरुजी तो बेटा जो मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 जो गद्यांश समझाया है, सेम टू सेम वही है। ढूंढिए आंसर दीजिए, ढूंढिए आंसर दीजिए, और इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण लिखिए। उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। बेटा दो है, दो में से कोई एक आंसर देना है। चलिए वीर रस देख लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? उत्साह होता है। परिभाषा सूर्य पराक्रम या धैर्य में वर्णन से उत्पन्न होने वाला वीर रस कहलाता है। उदाहरण के लिए चढ़कर रण में वीर बोले, आज ललकारूंगा सप्तदल, खंडित कर दूंगा शीश उनके, या स्वयं हो जाऊंगा कंचन कल। और उसके बाद अगला है श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो बेटा श्लेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उसके बाद अगला है छोटा अथवा चौपाई छंद का लक्षण से उदाहरण दीजिए। बेटा चौपाई छंद क्या होता है? इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस के भावार्थ दिव्य ज्ञान, सुनत पावन होत हैं तुलसी दास के बान। उसके बाद बेटा अगला है यहाँ पे पत्र लेखन। बहुत सिंपल फॉर्मूले में आपको समझाने वाला हूँ। अगर ये पत्र लेखन तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका 6 नंबर का 12th में काम हो जाना है। देखिएगा 2 आएंगे, 2 में से कोई एक सॉल्व करना रहेगा। अपने नगर में संक्रामक बीमारी की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखे। वो नहीं आ रहा तो अथवा में स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिएगा जब भी आप पत्र लिख रहे हैं, सबसे पहले किसके लिए लिख रहे हैं? अगर आप अपने से बड़े और कोई चीज डिमांड कर रहे हैं, तो वहां पे हमेशा सेवा में लगाना, रिस्पेक्टेड देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा सेवा में। किसके लिए लिख रहे हैं? ये कि ये चलिए अच्छा ये लिख ले रहे हैं। सर हम लिख रहे हैं कि बैंक के लिए, बैंक की शाखा प्रबंधक को ऋण के लिए। तो कोई बैंक की शाखा ले लेते हैं, मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय सर किस पर लिख रहे हैं? स्वरोजगार के ऋण प्राप्त करने हेतु, तो स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण लिख देंगे। उसके बाद लिखे महोदय सेवा में सबने निवेदन है कि मैं बेरोजगार हूं और मैं अपना स्वरोजगार हेतु
मुझे 5 लाख का ऋण चाहिए। मुझे ऐसा पता चला कि आप लोग रोजगार के लिए ऋण प्रदान कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की कृपा करें। धन्यवाद। डेट डाल देंगे, भवदी अब स काम खत्म। इसके अलावा आपको बेटा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बेटा निबंध है, तो निबंध मैं आपका करवा रहा हूँ एक-एक करके। तो ये पाँचों है, तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। वृक्षारोपण, वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, काकोरी एक संडे महत्व, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वाला क्या बेटा निबंध है, और आप इसे तैयार कर लीजिएगा। कोई इशू आएगा कहीं से भी तो प्लीज कमेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोई डाउट हो तो बताइएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।